हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जीके और जीएस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें एग्ज़ाम के देखते हुए एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी और बिहार दरोगा के मेंस को देखते हुए जीके एंड जीएस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी के युद्ध नीति क्या थे। तो मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति छापमार युद्ध था। ऑप्शन नंबर डी, छापमार युद्ध। छापमार युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध की बात करते हैं तो शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रणेता माने जाते थे। और शिवाजी गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता था क्या, या छापामार युद्ध का होता मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि जैसे में शिवाजी के जो सैनिक हैं वो पहाड़ के नीचे छुपे हुए रहते थे और कोई भी दुश्मन सेना वहां से गुजरता था, डायरेक्ट अटैक कर दिया जाता था, जिसके कारण शिवाजी बहुत सारे युद्ध जीते। इसी नीति को गुरिल्ला वारफेयर या छापामार युद्ध के नीति से जानते हैं। और शिवाजी को बात करते हैं तो मराठा शासक के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। और शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी के पिता के नाम शाहजी भोसले तथा माता के नाम जीजाबाई थे। शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी 1656 में अपनी राजधानी रायगढ़ स्थापित किए। और 1656 में राजधानी रायगढ़ स्थापित किए। और बात करते हैं 1665 की, तो 1665 में बीजापुर के सुल्तान अपने महान सेनापति अफजल खां को भेजा और बोला शिवाजी को पराजित करो। तो शिवाजी ने 1665 में अफजल खां से युद्ध लड़े और अफजल खां को हत्या कर दिए 1665 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं तो 1665 में एक पुरंदर की संधि हुआ था। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुआ था 1665 में। उसकी बाद बात करते हैं तो शिवाजी सूरत को 2 बार लूटे थे। एक बार 1664 में और एक 1670 में एक बार लूटे थे। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटे थे। और 1664 और एक 1670 2 बार लूटे थे। उसकी बात करते हैं तो शिवाजी को औरंगजेब ने भ्रम तरीके से अपने महल जयपुर में कैद कर लिया। 1666 की बात करते हैं तो औरंगजेब ने शिवाजी को भ्रम तरीके से शिवाजी को कैद कर लिया था। तो उसके बाद ही शिवाजी ने भी भ्रम तरीके से जयपुर भवन से भाग गए थे। भ्रम तरीका क्या था? तो भ्रम तरीका यह था कि जब शिवाजी 1666 में जयपुर भवन में कैद हुए थे तो कुछ समय के बाद गणपति उत्सव स्टार्ट होने वाला था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव स्टार्ट होने वाला था। तो शिवाजी ने वहाँ के कुछ कर्मचारियों से बोले कि गणपति उत्सव आने वाला है, तो पूजा की सर सामग्री को इकट्ठा करने के लिए बोले थे। तो वह यह संदेश औरंगजेब को दिया गया। तो वह शिवाजी की बात को मान लिया गया और गणपति उत्सव के जो भी सर सामग्री जरूरत था मंगवाया गया। और जब शिवाजी ने वहाँ के कर्मचारियों से कुछ कर्मचारियों को लोभ देकर बोले कि मुझे कुछ हेल्प करो और मैं तुम्हें अच्छे पद पर भी नियुक्त करूँगा। तो हुआ क्या कि जब
गणपति उत्सव के नाम पर जब प्रसाद बना तो प्रसाद जब बना तो वह प्रसाद जब बंटने वाले थे, जब जयपुर भवन से प्रसाद जब वितरित होने के लिए भेजा जाना था, तो कर्मचारियों से बोले कि डिब्बे के पैकेट में मुझे बंद करके बीच डिब्बों के बीच में रखकर वह जयपुर भवन से बाहर निकले थे। इस तरह से औरंगजेब ने भी शिवाजी को भ्रम तरीके से कैद किया था, तो शिवाजी ने भी औरंगजेब को एक तरह से भ्रम तरीके देकर जयपुर भवन से बाहर निकले। और शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी की जो राज्याभिषेक 1674 में वाराणसी के शासक या पंडित गंगभट्ट ने करवाया था, और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति यही छापामार युद्ध नीति था। और मुगलों के विरुद्ध मुगल की बात करते हैं तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है, लेकिन मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक बोले तो मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक अकबर को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया, और पानीपत के द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। कहीं कहीं आपको अकबर के जगह बैरम खां और हेमू रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि 1556 में द्वितीय युद्ध जब लड़ा गया, उस समय अकबर के संरक्षक 1556 से 1560 तक बैरम खा रहे थे। इसलिए कहीं कहीं पानीपत के द्वितीय युद्ध बैरम खां और हेमू देता है, या कहीं कहीं अकबर और हेमू, तो कोई भी एक दिल रहेगा, टिक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरम खां और हेमू हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को बुरी तरह से हराया और मैदान में ही उसके हत्या कर दिया गया। और बात करते हैं पानीपत की बात कर रहे थे ना, तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को ही मैदान में हराया था, ठीक है ना। यानी कि इब्राहिम लोदी को ही मैदान में हत्या किया गया था, राणा सांगा को नहीं। इब्राहिम लोदी को ही यानी कि मैदान में हत्या कर दिया गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू, कहीं कहीं अकबर नहीं रहेगा तो बैरम खां हेमू। बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध, तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच बात करते हैं तो 1539 में चौसा के युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया, और उसके बाद 1540 में एक युद्ध और हुआ, उसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरीका से हराया। इस तरह से हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ।
हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं ने अपने जीवन में 4 लड़ाई लड़ा था। पहला लड़ाई देवरा के युद्ध 1531 में लड़ा। दूसरा लड़ाई 1539 में चौसा के युद्ध लड़ा जो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। और तीसरा लड़ाई की बात करते हैं तो 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ। और चौथा की बात करते हैं तो 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा। इस तरह से हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े। और हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली या भाग्यवान बोल सकते हैं। लेकिन हुमायूं का ऐसा किस्मत, नाम का ही भाग्यशाली, लेकिन इसका जो कर्म पड़ा इसके विपरीत पड़ा, अभाग्यशाली बोल सकते हैं। हुमायूं एक ऐसा शासक था जो ज्योतिष पर विश्वास करता था। वह सप्ताह के 7 दिन वह अलग अलग रंग के कपड़े पहनते था। इसलिए अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था कि किस दिन मेरा भाग्य खुल जाएगा, इसलिए वह ज्योतिष पर विश्वास करता था। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं ने 1533 में दीनपनाह की स्थापना किया था। और हुमायूं 1533 में दीनपनाह की स्थापना किया था। और हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं जितने भी युद्ध लगभग लड़े, सक्सेसफुल किसी युद्ध में नहीं रहे। और हुमायूं इसलिए एक वैज्ञानिक या वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं एक इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में कहा कि हुमायूं, वो इतिहासकार था लेनपुल ने कहा कि हुमायूं की जिंदगी लड़खड़ाते लड़खड़ाते गुजर गई। और हुमायूं का जो मृत्यु हुआ था दीनपनाह पुस्तकालय के भवन से गिरने के बाद हुमायूं का मृत्यु 1556 में हो गया। उस टाइम 1556 में हुमायूं का मृत्यु हो गया। इस तरीक़ा से हुमायूं का जिंदगी लड़खड़ाता हुआ गुजर गया। इसीलिए लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं का जिंदगी लड़खड़ाते लड़खड़ाते गुजर गई। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो सिकंदर और हुमायूं के बीच बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरमाखा और हेमू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में बोल रहा है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। और बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो, समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, ये सब गुप्त वंश के शासक था। गुप्त वंश की बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल रहा 240 से 280 के बीच इसका शासनकाल रहा, जिसमें गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को जाता है। फिर इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच आया। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। और समुद्रगुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, ये हुए। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय के
यानी कि विक्रमादित्य की बात करें तो इनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ही ने किए थे। और जब कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो इसके बाद उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुए। इस तरह से शासन उत्तराधिकारी चलता रहा। और बात करते हैं ऑप्शन 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़े सभी युद्ध जीते, इसीलिए भारत को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया। जिस तरीके से युद्ध लड़े वो सभी जीते थे। और समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक थे। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बिना वादक का दर्शाया गया था। इससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त बीना के प्रेमी थे। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्तिकरण का लेख लिखवाया। और समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो कुछ उपाधि लिए थे, अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त ने लिए थे। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कविराज किन्हें कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस तरीके से समुद्रगुप्त की बात किए। और समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए ये तो बता दिए कि सबसे पहले गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच आया, उसके बाद गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उसके बाद बोले चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बोले कुमारगुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाए, उसके बाद बोले कि स्कंदगुप्त। इस तरीके से उत्तराधिकारी बनते रहे। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाए थे, यानी मरम्मत करवाए थे। सुदर्शन झील का जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, उसका जो पुनरुद्धार यानी कि मरम्मत कर सकते हैं वो स्कंदगुप्त के ही द्वारा किया गया था, जो गिरनार पर्वत पर स्थित है सुदर्शन झील। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा किसे निरस्त करने का अधिकार है या किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति के पास फांसी माफ करने का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 72 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को फांसी माफ कर सकते हैं या क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सिर्फ यह नियम है कि राष्ट्रपति सिर्फ ही फांसी को माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 की बात करते हैं तो राज्य के राज्यपाल भी फांसी को माफ नहीं कर सकते हैं, उसका क्षमादान को कम कर सकते हैं। फांसी को माफ सिर्फ राष्ट्रपति के ही पास है कि वही माफ कर सकते हैं। राज्यपाल 161 अनुच्छेद के तहत उस क्षमादान को कम कर सकते हैं,
जैसे में किसी व्यक्ति को 20 वर्ष का जेल है तो राज्यपाल चाहेंगे तो 2 वर्ष का भी कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को फांसी पड़ने वाला है तो राज्यपाल यह खत्म नहीं कर सकते हैं। यह पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, जो अनुच्छेद 72 के तहत फांसी को माफ सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में कहा गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव 54 में वर्णित है, और राष्ट्रपति का जो शपथ का वर्णन है 60 में वर्णन है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश का वर्णन किया गया है, जबकि 213 में राज्यपाल का अध्यादेश का वर्णन किया है। इस तरीके से अध्यादेश का वर्णन है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री का जो भारत का प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद किसमें किया गया है? 75 में वर्णन किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना हैं, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और बात करते हैं डी में मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें तो राष्ट्रपति होगा बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, और यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं लंदन की, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन की बात करते हैं तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं रोम, तो रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और रोम खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम है, जो FAO का मुख्यालय जो बोलते हैं ना रोम, वही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 के। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह 1948 से मनाया जाता है।
1948 से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। तो उन्हीं के जब लौटे थे तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश के केंद्रीय बैंक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक है। और जब भारत के केंद्रीय बैंक की बात करते हैं तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जो 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसका स्थापना किया गया। और जब आरबीआई की जो स्थापना किया गया यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया। और बात करते हैं भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई की, तो आरबीआई के जो राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। और बैंकों की बात करते हैं तो भारत का केंद्रीय बैंक तो आरबीआई हुआ। बैंकों की और बात करते हैं तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1955 में हुआ। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ। इस तरह से स्थापना हुआ। बात करते हैं एलआईसी की स्थापना तो 1956 में हुआ। जीआईसी की बात करते हैं तो 1972 में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7 के। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच संयुक्त सीमा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं डुरंड लाइन। डुरंड लाइन की बात करते हैं तो डुरंड लाइन यदि कहेगा कि वर्तमान में किन 2 देशों के बीच डुरंड लाइन है, तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। लेकिन बात करते हैं डुरंड लाइन जब खींचा गया था 1893 में, उस समय पाकिस्तान के जो एरिया और भारत का जो एरिया था उस समय बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो 1893 में डुरंड लाइन अफगानिस्तान और भारत के बीच हुआ था। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो पाकिस्तान भारत से अलग है, इसलिए वर्तमान में डुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। क्वेश्चन पूछेगा कि डुरंड लाइन कब खींचा गया था, तो 1893 में खींचा गया था। और डुरंड लाइन 1893 में खींचा गया था। और बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन की बात करते हैं तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया। और 24वीं समानांतर रेखा की बात करेंगे तो 24वीं समानांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया। उसी प्रकार से हम मैकमोहन रेखा की बात करेंगे तो भारत और चीन के बीच 1914 में मैकमोहन रेखा खींचा गया। उसी प्रकार से हम मैगिनोट रेखा की बात करेंगे तो मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच खींचा गया। हिंडनबर्ग रेखा की बात करेंगे तो जर्मनी और पोलैंड के बीच खींचा गया। और 17वीं समानांतर रेखा की बात करेंगे तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में खींचा गया। 38वीं समानांतर रेखा की बात करेंगे तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच खींचा गया। 49वीं समानांतर रेखा की बात करेंगे तो यूएसए कनाडा के बीच खींचा गया। इस प्रकार से सारे लाइन खींचा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डुरंड रेखा डी हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। नीली क्रांति, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है?
तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। चलो ध्यान दीजिएगा, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। और बात करते हैं झींगा क्रांति। झींगा क्रांति की बात करेंगे तो वो भी मछली उत्पादन से है। झींगा मछली उस मछली को बोला जाता है जिसे आप इचना कहते हैं। तो बोलेगा झींगा क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, या नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हम बी की बात करते हैं, दुग्ध क्रांति। तो दूध क्रांति यानी कि दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन की बात करेंगे तो दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति 1970 के दशक में आया था, जिसमें दूध में आशातीत वृद्धि हुआ। और दूध क्रांति, जो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, दूध में आशातीत वृद्धि हुआ था, से श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं खदान उत्पादन। खदान उत्पादन की बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो खदान उत्पादन, जिसे आप हरित क्रांति कह सकते हैं, तो भारत में 1966-67 के दशक में भारत में हरित क्रांति आया, जिसमें खदान में आशातीत वृद्धि हुआ, जिसमें खास करके गेहूं की पैदावार में बहुत ही आशातीत वृद्धि हुआ। कुछ असर गेहूं और धान पर भी पड़ा था, गेहूं में भी वृद्धि हुआ, धान में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा असर गेहूं पर पड़ा। जब क्वेश्चन में बोलेगा कि हरित क्रांति में कौन ऐसा फसल है उस पर कोई असर नहीं पड़ा था, तो हरित क्रांति के दौरान एक फसल था दलहन, जो उस पर कोई असर नहीं पड़ा था, हरित क्रांति। और हरित क्रांति की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉन्ग को माना जाता है हरित क्रांति के जनक। और बात करते हैं अगला, तेल उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो तेल उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो पीली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन से है। उसी प्रकार से बहुत सा क्रांति है, जैसे में बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति का उत्पादन पेट्रोलियम तेल से है, उसी प्रकार से रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में जो क्रांति आया और उपज में आशातीत वृद्धि हुआ, इस प्रकार से नो का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोला है मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त कौन लगाता है? तो इसके अलावा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाएगा। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 में किया गया था। तो और योजना आयोग की बात करेंगे तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो गुलजारीलाल नंदा थे। लेकिन वर्तमान समय में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो जो 2015 में किया गया उस समय मोदी थे। तो योजना आयोग के प्रथम प्रधानमंत्री आप सोच के बता सकते हैं। और नीति आयोग के प्रथम
योजना आयोग बोले, योजना आयोग की जगह पर तो नीति आयोग स्थापित हो ही गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो अध्यक्ष कहलाएंगे। और नीति आयोग के पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने थे। जबकि वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं राजीव कुमार हैं। इस प्रकार से तो आगे अब बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं। जो मिस्टेक से अभी जस्ट बोला गया कि नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार नहीं, वो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार नीति आयोग के।